छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको गणित के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें बताने जा रहे हैं और आज जो हम आपको बताएंगे ये कुछ अच्छा ही रहेगा। एक विधि होती है छात्रों गणित में, यूनिटरी मेथड। हमें बहुत अच्छी लगती है वो विधि। यूनिटरी मेथड जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है छात्रों को। वो क्यों उपयोगी है? एक तो ये अर्थमेटिक में चलती है, लगभग 80% जो अर्थमेटिक मैथ्स होती है उसमें चलती है। और अगली बात यह है कि पूरे मापन पे चलती है। पूरा जो डीआई वाला चैप्टर होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा अनुलग्नक वाला, उसमें जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन वगैरह होते हैं वहां भी ये चलती है। ये लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सब पे लागू होती है छात्रों। बड़ी अच्छी मेथड है। यदि आप इसको समझते हो तो पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि एक एक नियम या यूनिटरी मेथड क्या कहलाती है छात्रों। ठीक है, क्या होता है इसमें वही हमने यहाँ लिखा है ऊपर। अब आपको नहीं दिख रहा हो तो आप परेशान नहीं होना। ये यूनिटरी मेथड इसको हम कहते हैं, या हिंदी में हम इसे कह सकते हैं एक एक नियम। छात्रों, इससे कैसे प्रश्न हल करे जाते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, ऐसी राशियों के मध्य ये अनुक्रमानुपाती विचरण जो होता है, गणित में दो प्रकार के विचरण होते हैं संबंध राशियों में। एक तो अनुक्रमानुपाती होते हैं और एक व्युत्क्रमानुपाती। छात्रों, जो अनुक्रमानुपाती विचरण होते हैं वो क्या कहते हैं कि यदि एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है, और यदि एक का घट रहा है तो दूसरे का भी घटता है। ये अनुक्रमानुपाती। यूनिटरी मेथड जो होती है ये इसी प्रकार अनुक्रमानुपाती विचरण में लागू होती है। सभी विचरणों में ये लागू नहीं होती। कौन सी मेथड? यूनिटरी मेथड। अब इससे कैसे प्रश्न हल होते हैं? इस टाइप से, मापन पूरे मापन पे चलती। जैसे मान के चलो आपसे कह दिया, उनने कह दिया कि 35 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। मापन पे बता रहे हैं हम, पूरे मापन पे चलती है छात्रों। 35 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो इसमें हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले एक समीकरण बनाना होता है। उसके हमें दोनों पक्ष के पता होना चाहिए। कैसे? जैसे हम कहें यहां हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये एक समीकरण हमें पता है। अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो ये भी कह सकते थे कि 3500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। यदि वो ये कहते कि 3500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे तो हम मीटर की जगह x मान लेते। और यहां हमेशा त्रिक गुणा किया जाता है छात्रों। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन यहां हमेशा आपको करना होता है। कैसे? 100 का x में तो ये आ जाएगा 100x बराबर 3500 का 1 में तो 3500। और जब हम यहाँ x का मान निकाल रहे होंगे छात्रों तो 100 कहां आ रहा होगा? नीचे। 2 शून्य कैंसिल आउट हो रहे होंगे, मतलब x की वैल्यू निकल के आ रही होगी 35। अब ये x कहां लिखा था? मीटर के नीचे, मतलब ये मीटर में निकल के आएगा। तो 3500 सेंटीमीटर का पूछ लिया उन्होंने तो हम कहेंगे 35 मीटर होंगे। एक यदि वो कहते कि 3500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे तो 3500 मीटर। छात्रों, ये पूरे मापन पे चलती है। अब इसी में यदि हम कहें, दूसरा प्रश्न था, कह रहे थे कि 35 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम इसको कैसे हल करते? हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 35 मीटर में कितने सेंटीमीटर? x त्रिगुणा कर दो। x का 1 में x और 35 का 100 में 3500 सेंटीमीटर होंगे 35 मीटर में। समझ पा रहे होंगे आप छात्रों, ये पूरे मापन पे चलती है। बस इतना ध्यान रखना, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। समझ गए? इस प्रकार से ये पूरे मापन में यूनिटरी मेथड चलती है। एक समीकरण बनाओ, दूसरे समीकरण के दोनों पक्षों के मान उसमें आप एक दिया रहता है, दूसरा आप निकाल सकते हो। ठीक है छात्रों, पूरे मापन पे चलती है। जैसे कभी आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया जाए किसी भी प्रकार का, जैसे उन्होंने कह दिया जाए आपसे, वो कह दें कि कुछ भी उन्होंने लिख दिया कि 3600 सेकंड में उन्होंने लिख दिया कितने मिनट, 3600 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं।
1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उनने क्या कहा है, उनने कहा 3600 सेकंड में। तो हम यहाँ कहेंगे कि 3600 सेकंड में कितने मिनट होंगे, x। त्रिगुणा कर दो छात्रों, यहाँ 60x बराबर 3600 का 1 में 3600। जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो 3600 के बटे आ जाएगा 60, कैंसिल आउट करो, 0 0 कट गए, 6 4 36, 60 मिनट। चूंकि x हमने मिनट के नीचे माना था इसलिए आंसर भी काय में आएगा, मिनट में आएगा। छात्रों पूरे मापन का कन्वर्सेशन जो होता है वो यूनिटरी मेथड से ही होता है, और इससे कई प्रकार के बार भी सवाल जो अपन 5वीं 6वीं 4वीं की पुस्तकों में पढ़ते हैं छात्रों वो इससे पूरे हल हो जाते हैं। कैसे, जैसे हम कहें कि कोई क्वेश्चन हमने दे दिया कि किसी परिवार का जो, वो कहेंगे कि किसी परिवार के 20 दिन का जो बिजली का बिल है वो उन्होंने कह दिया कि 4000 रुपया है। अब यदि उन्होंने कह दिया कि 4000 रुपया है, अब यदि उन्होंने कह दिया कि 60,000 रुपए में कितने दिन बिजली जलाएंगे, तो हमने लिख लिया 20 दिन का बिल 4000, तो 60,000 रुपया में रुपया के नीचे रुपया, और कितने दिन जलाएंगे, x दिन। त्रिगुणा कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा 4000, x बराबर 20 गुणा 60,000। जब x का मान निकाल रहे होंगे तो 4000 कहां जाएगा, नीचे। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो यही नहीं, बहुत सारे सवाल, ठीक है। जैसे हम कहें कि यदि किसी तराजू पर हम 50 ग्राम का बांट रखते हैं, स्प्रिंग वाले तराजू पर यदि 50 ग्राम का बांट हम रखते हैं तो 5 सेंटीमीटर स्प्रिंग फैल जाता है, ठीक। तो अब यदि उनने कह दिया कि यदि हमें 25 सेंटीमीटर स्प्रिंग फैलाना है तो कितना वाट रखेंगे, कितने ग्राम का, तो x यहां मान दो, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। या फिर उनने कह दिया कि 50 ग्राम का वजन रखने पर 5 सेंटीमीटर स्प्रिंग में प्रसार होता है, तो यदि उनने कह दिया तो 1 किलोग्राम। पर अब थोड़ी सी समस्या है, 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, ये यूनिट एक सी होना चाहिए, कहीं ग्राम तो ग्राम जो भी है, x रख दो यहां। पर छात्रों ये विधि वहीं लगती है जहां अनुक्रमानुपाती संबंध बन रहा हो। जैसे हम कहें कि 50 ग्राम में 5 सेंटीमीटर, अब ग्राम बढ़ के कितने हो गए, 1000 हो गए, तो सेंटीमीटर भी बढ़ जाएंगे व्यवहारिक जीवन में जैसा होता है, ठीक है। कुछ भी हम कह दें, हम यदि कह दें कि 20 कार्टून है, इनकी ढुलाई है कुछ भी 1500 रुपया, 20 कार्टून की ढुलाई कितनी है, 1500 रुपया, तो हम कहेंगे कि 20,000 रुपए में कितने कार्टून ढोए जाएंगे, तो x, रुपया के नीचे रुपया। अब यहां भी आप दिमाग लगाओ, अभी आपके पास 1500 रुपया थे तो 20 कार्टून आप ढुलवा सकते थे। अब आपके पास में रुपया बढ़ के 1500 से बढ़ के कितने हो गए, 2000। हाँ 2000 लिखे, 20 नहीं, 2000 हो गए। तो अब जब रुपया बढ़ गए तो कार्टून भी बढ़ जाएंगे, 2000 में आप 20 कार्टून से ज्यादा ढुलवा लोगे। समझ पा रहे हैं? व्यवहारिक जीवन में यदि एक राशि बढ़ती है दूसरी बढ़ रही है, एक घटती है दूसरी घट रही है, तो हमें यूनिटरी मेथड लगा देना है। अब छात्रों हम देखते हैं कि जो यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम वाली, इसकी अप्लाई, इसका उपयोग हम जैसे यहां लिखा है लाभ हानि या क्रय विक्रय, अंकित मूल्य, भट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन पे कैसे करते हैं। हालांकि यहां जो चक्रवृद्धि ब्याज शब्द लिखा है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इफेक्टिव परसेंट, परिणामी प्रतिशत। हम इससे ही करवाते हैं, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता छात्रों इफेक्टिव परसेंट मेथड से। इससे समय चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन मिश्रधन सब निकाल आता, ठीक है। अब छात्रों हम देखते हैं कि यूनिटरी मेथड को लाभ हानि वाले प्रश्नों पे कैसे अप्लाई करते हैं। मान के चलो आपको एक क्वेश्चन है, यहां कह रहे हैं कि कोई वस्तु की कॉस्ट प्राइस है, मान के चलो कोई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है वो कह रहे हैं 5000 रुपया, क्रय मूल्य 5000 रुपया, और कह रहे हैं जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य है 6000 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है, 6000 रुपया, ठीक।
तो अब चूंकि देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, ये तो जनरल बात है, सभी जानते हैं, कब ये यहाँ तो लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो हानि होती, ये तो सब जानते हैं। अब उनने कह दिया, मान के चलो कि इसमें चूंकि लाभ होना है, तो उनने कह दिया कि लाभ परसेंट क्या होगा। छात्रों इसमें कुछ सावधानियां रखना होती हैं। वो सावधानियां क्या होती हैं कि जब हम क्रय विक्रय मूल्य वाले प्रश्न हल कर रहे होते हैं, तो इसमें क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% मानते हैं। ध्यान देना, जब हम कौन से प्रश्न हल कर रहे होते हैं, क्रय विक्रय मूल्य वाले, तो क्रय मूल्य को हम कितना मानते हैं, 100%। छात्रों यदि हम इसमें अंकित मूल्य बट्टा छूट परसेंट वाले प्रश्न हल कर रहे होते हैं, तो अंकित मूल्य को कितना मानते हैं, 100%। दो बातें। तीसरी बात ध्यान रखना होती है, अब इन तीसरी बात, यदि जब हम लाभ हानि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट CISI के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जब हम साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज वाले, तो हम 100% किसे मानते हैं, मूलधन। अब आपको हो क्यों मानते हैं छात्रों, आपको पता ही, गणना इसी पे होती है, क्रय मूल्य पर ही गणना होती है लाभ हानि में। कभी आपको ऑप्शन आ जाए कि क्रय मूल्य लाभ हानि परसेंट की गणना किस पर होती है, तो क्रय मूल्य। ठीक है, छूट बट्टा वाले जो कुछ भी हिसाब लगाते हैं वो अंकित मूल्य पर लगाते हैं। जो उधार लेने देने वाले होते हैं, मूल रकम माने मूलधन, उनने जितना उधार लिया वो वहां से हिसाब लगाते। बस ये 3 चीजें आपको याद रखना है। अब देखो, बगैर फार्मूला से, बिना कोई सूत्र की सहायता से हम इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। देखो, कह रहे हैं कि कोई चीज खरीदी है 5,000 में और बेच दी है 6,000 में, कितना लाभ परसेंट हुआ। क्या करना है छात्रों, आपको पता है कि क्रय मूल्य का मान कितना होता है, 100%, और क्रय मूल्य की वैल्यू दे दी है 5,000 रुपया। यदि हम व्यवहारिक रूप में समीकरण को समझें, तो ये कह रहा है कि परसेंटेज के रूप में वही 100% है चीज, और रुपयों के रूप में वही 5,000 रुपया है। माने क्रय मूल्य को हमेशा हम 100% मानते, वहां लिखा है 100% का मान कितना है, 5,000। तो अब यहां आप ये देख लो कि लाभ हुआ कितना है। आप 2 प्रकार से हल कर सकते। आप लाभ देखो, लाभ कितने का हुआ, 6,000 में से 5,000 गए, लाभ कितने रुपए का हुआ, 1,000 रुपए का। तो हमें यही पता करना है कि जो 1,000 रुपया है ये परसेंट में कितने हैं। भाई रुपयों में वही 1,000 है, तो वो परसेंट में कितने हैं, वही तो लाभ है, वही तो लाभ है। तो फिर आप यहां कितना रख दोगे, X%, यही हमें निकालना है, लाभ परसेंट। तो कैसे हल करोगे, यहां हमेशा छात्रों त्रिक गुणा ही होता है। 5,000 का आप X में गुणा कर रहे होंगे, तो यहां आ रहा होगा कितना, 5,000X बराबर 100 का कर रहे होंगे कितने में गुणा, 1,000 में गुणा। और जब आप X का मान निकाल रहे होंगे, तो 5,000 कहां जा रहा होगा, यहां बटे में 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल आउट हो रहे होंगे, और 5 से 100 कट रहे होंगे 20 बार। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा होगा छात्रों 20%। मतलब कितना लाभ हुआ, 20%। अब इसको फार्मूला से यदि आप इसको करते हुए 20% निकला है, तो लाभ परसेंट का वैसे ही फार्मूला क्या होता, लाभ परसेंट बराबर होता है 100 गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य। इसमें मान रखोगे तो 100 गुणा लाभ, लाभ कितना हुआ, 1,000 रुपए का, 100 गुणा 1,000 और बटे क्रय मूल्य। क्रय कितने में खरीदी थी आपने, 5,000 में, वही आ गया 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल आउट, 5 से 100 कट गए 20%। मतलब चाहे आप फार्मूले से करो या आप यूनिटरी से करो, आंसर तो सेम आना है। तो सूत्र छात्रों हर समय याद भी नहीं होते हमें, हर अधिकृत क्वेश्चन हल करने में हमें सूत्रों से बचना है। हाँ, कभी कभी एग्जामिनर फार्मूला ही पूछ लेता है, तो हम एक प्रश्न खुद से बनाते हैं, अपनी मेथड से हल करते हैं, फिर वही डाटा हम सूत्र पे रखते हैं, उसमें अप्लाई करते और हल करते। यदि आंसर एक सा आ जाता तो हम बता देते ये सूत्र सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अब देखो इसी में यदि हम हानि परसेंट निकालें, तो हानि परसेंट कैसे निकलता, यदि यहां हम कर दें विक्रय मूल्य और यहां हम कर दें क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कि बेची है कितने में, 5,000 रुपया में कोई वस्तु, और खरीदी कितने में है, खरीदी है कितने में, 6,000 रुपया में। तो यहां देखो
खरीदी ज्यादा में है, बेची कम में, मतलब 1000 रुपया जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगी? हानि। हानि कितना निकला? 1000 रुपया। अब फिर वैसे ही करेंगे हम। कैसा करेंगे? 100% हमेशा किसको मानते हैं? क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य 100% का मान कितना है? 6000 रुपया। अब हानि कितनी हुई है? 1000 की। तो हम कहेंगे 1000 की जो हानि हुई ये परसेंट में कितनी है? तो परसेंट के नीचे x लिख लो। और यहां हमेशा आपको क्या करना छात्रों? त्रिगुणा। जब आप यहाँ त्रिगुणा कर रहे होंगे तो 6000 का x में होगा और इस 100 का हो रहा होगा कहाँ? 1000 में। और जब आप x का मान निकाल रहे होंगे तो ये 6000 कहाँ आ रहे होंगे? 6000 आ रहे होंगे नीचे। 300 से 300 आप यहाँ काट रहे होंगे। जब आप हल कर रहे होंगे तो यहाँ आ रहा होगा 100/6। या जब हम इसे सरलतम भिन्न में बनाएंगे या साधारण भिन्न कहते हैं उसी को, या सरलतम रूप या संक्षिप्त रूप या स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, जब हम बनाएंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो रहे, कट रहे, ये 50 बार कट जाएंगे और ये 3 बार कट जाएंगे। तो ये हमारा आंसर कितना होगा? 50/3%। या ऐसे मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है। 16 से 2/3 समझ रहे होंगे आप। ये हानि निकल आई, हानि हुई उसे इतने की, ठीक है छात्रों। तो ये हमने क्या बताया आपको? अभी हमने आपको बताया कि लाभ और हानि परसेंट की गणना कैसे करी जाती है यूनिटरी मेथड से। अब देखो आप, यदि अब हम कहें कि कुछ भी दिया है, कुछ भी हमें निकालना है, लाभ हानि के पूरे प्रश्न छात्रों इसी से हल हो जाते। जैसे हम कहें कि क्रय है कितना? खरीदी उसने 5000 रुपया में, ठीक। प्रश्न बदल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदी गई है, 500 रुपया में खरीदी गई है, इसे 20% लाभ पर बेचा गया है। 500 में खरीदी गई है और कितने में बेचा गया है? 20% लाभ पर। तो आप क्या निकाल सकते हो भाई? ये पूछा जाएगा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस, एसपी ही फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। कैसे करोगे? 500 में खरीदी गई, पता है क्रय मूल्य हमेशा कितना मानना? 100%। माने 100% का मान उन्होंने कितना दे दिया? 500 रुपया। अब 20% लाभ पर बेची गई है, समझना। माने जो उसने क्रय मूल्य की 100% है, पहले तो ये कमाए होंगे, ये निकाले होंगे, 20% उसमें फायदा कमाया होगा, मतलब उसने 120% में बेची होगी, आपने जोड़ दिया ये 20%। छात्रों हमेशा जब भी आप विक्रय मूल्य निकालो तो विक्रय मूल्य मतलब यदि लाभ परसेंट दिया है तो 100 में जोड़ा जाता है, यदि हानि परसेंट दिया तो 100 में से घटाया जाता है। समझ रहे होंगे आप, इतना तो जानते ही सभी कि 100 क्रय मूल्य के तो उसने निकाले ही हैं और 20% का लाभ, मैंने 120% में बेची है। तो फिर हम वही निकालेंगे कि 100% का मूल्य 500 तो 120% का x। फिर वही यहां हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, 100x का मान कितना आएगा? 120 का होगा कितने में? 500 में। और जब हम x का मान निकाल रहे होंगे तो 100 कहां रहा होगा? नीचे। 1 2 2 शून्य ये कट गए, x बराबर 500 9 शून्य 5 2 10 का शून्य सलाई 5 1 5 और 6। मतलब उसने 500 रुपया में खरीदी, 20% लाभ पर बेची, तो कितने में बेच दी? ये हमारा आंसर हुआ 600 रुपया में बेच दी। वैसे छात्रों ये सवाल मौखिक हो जाते हैं, कैसे बता रहे हैं आपको। मौखिक कैसे हो जाते हैं? जो लोग विदाउट पेन पेपर की परसेंटेज वगैरह हल कर लेते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है बता देते हैं। जैसे मान के चलो ये लिखे हैं 500 रुपया, ठीक। अब जैसे हमें इस 500 का 100% निकालना है, तो संसार का कोई भी अंक हो उसका 100% हमेशा वही संख्या होती है। इसका 100% कितना होगा? 500। यदि छात्रों हम कहें कि 500 का 10%, किसी भी संख्या का यदि आपको 10% निकालना है छात्रों, तो दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव रख दिया जाता है। मतलब 500 का 10% 50.0, दशमलव के बाद उस तरफ 0 होते, 0 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये 50 ही है, ठीक। समझ रहे होंगे आप। फिर यदि किसी संख्या का हमें 1% निकालना होता है, 1%, तो हम क्या करते हैं? उस संख्या के दाएं तरफ से, यहां भी दाएं तरफ 2 अंक बाद दशमलव रख देते हैं। उस संख्या का 1% निकाला था, अब 5.00 माने 500 का 1% 5, 500 का 10% 50। अब इसको करने की जरूरत नहीं थी, विदाउट पेन पेपर का क्वेश्चन था।
₹500 में खरीदी है, 20% लाभ पर बेची है, तो 500 का 10%, 10% में हमने दिमाग लगाया कि दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव, 500 का 10% 50, अब 10% 50, फिर यूनिट नहीं लगा दो, 10% 50 तो 20% 100, ₹100 का फायदा हुआ है, 500 की खरीदी, 100 का फायदा, 600 में बिकेगी। कर लिया ना विदाउट पेन पेपर। ये आप चीजें याद रखो, बेसिक है। आगे देखते हैं, ये हमने यहां से क्या निकालना सिखाया आपको कि यदि क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया है तो हम विक्रय मूल्य कैसे फाइंड करते हैं। अब यदि छात्रों वो ऐसा कह देते, इसको इसी प्रश्न में कह रहे होते कि कोई व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर ₹600 में बेचा है। यदि कह देते कि कोई व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर 600 में बेचा है, तो उसने कितने में खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हमें, क्रय मूल्य हमें निकालना है। तब आप क्या कर रहे होते, तब भी यूनिटरी ही लगा रहे होते। समझना, सबसे पहले हमने लाभ हानि परसेंट निकालना सिखाया यूनिटरी से, हानि का नहीं बताया, तो अभी हम एक प्रश्न बता दे रहे। फिर हमने आपको विक्रय मूल्य निकालना सिखाया, उसी से हम क्रय मूल्य निकाले। इतना होता ही है लाभ हानि परसेंट में, बाकी और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम बताएंगे आपको आगे अगली वीडियो में। गणित में समय ज्यादा लगता है, इसलिए गणित की वीडियो बना नहीं रहे, ठीक है। 20% लाभ पर कितने बेची है, 600 में, तो 20% लाभ कहीं भी लिखी रहे तो आप 100 में जोड़ दो, माने उसने वो वस्तु 120% में बेची है, और 120% में बेची है कितने रुपया में, ₹600 में। भाई विक्रय मूल्य दिया है 600, तो विक्रय मूल्य मतलब उसने लागत मूल्य भी निकाला होगा, माने 100% लागत मूल्य, 20% लाभ, तो 20 जोड़ दो, 120%। समीकरण ये कैसे बनता है यूनिटरी में, 120% का मान 600, और हमें क्रय मूल्य फाइंड करना, कितने में खरीदी, तो क्रय मूल्य हम हमेशा कितना मानते, 100%, तो हम कहेंगे 100% का मान कितना, x, फिर यहां पर गुणा 120 x बराबर 100 गुणा कितना, 600, और जब हम x का मान निकाल रहे होंगे तो 100 गुणा 600 बटे 120 कहाँ आएंगे नीचे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गए, 12 पंचे 60, और जब हम यहाँ 100 का 5 में गुणा कर रहे होंगे तो ₹500, ये हमारा क्रय मूल्य आंसर आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप। यदि इसी को हम ये कह देते कि उसने 20% हानि पर बेची है, यदि हम कह देते इसी क्वेश्चन को, यदि 20% हानि पर 600 में बेची है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में खरीदा, तो हानि मतलब 100% में तो वो खरीदी है उसने, 20% की हानि हुई। हानि जब भी हानि लिखी जाए तो 100 में से क्या करना, घटाना है, 100 में से क्या करना, घटाना है। क्या करोगे आप कहोगे कि 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है, ₹600। कोई वस्तु 80% में बेची गई है ₹600 में, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य मतलब उसने तो 100%, क्रय मूल्य को मानते हैं 100%, एक्स में परसेंट के नीचे परसेंट, रुपया के नीचे रुपया, त्रिक गुणा 80x बराबर 100 गुणा कितना करेंगे आप, 600, और जब आप x का मान निकाल रहे होंगे तो 80 कहाँ आएंगे, ये बटे में कैंसिल आउट कर लो, 20 चौको 80, 20 दिया 60 और 1 शून्य, ठीक, 4 से 100 कट गए, कितने बार, 25 बार, 25 3 75, मतलब उसने 750 में खरीदी थी, 600 में बेची है, तो 20% की हानि हुई। देख लेना आप निकाल के। तो ये हमने आपको क्या बताया कि लाभ हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले कैसे प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न जो सरल प्रश्न होते हैं, जो बेसिक प्रश्न होते हैं, वो कैसे यूनिटरी मेथड से हल हो जाते हैं। आगे देखते हैं, छात्रों इसी में आगे देखते हैं। मान के चलो यदि आपको इस प्रकार के कठिन क्वेश्चन भी इससे हल हो सकते हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 10% हानि पर बेचे जाने का जो अंतर है वो ₹150 है, तो कुछ भी कह सकते हैं, जैसे वो कहेंगे तो क्रय मूल्य क्या होगा, और यदि आप क्रय मूल्य निकाल लोगे तो फिर तो सभी निकल आएगा। या फिर वो ये कहेंगे कि जो वस्तु उसने 20% लाभ पर बेची है वो कितने में बेची है, वो भी हम निकाल सकते हैं इससे। या वो कहेंगे कि जो वस्तु उसने 10% हानि पर बेची है उसका विक्रय मूल्य क्या है, वो कितने में बेची है, ये सब हम निकाल सकते हैं यदि अंतर दे दिया। देखते हैं छात्रों इसको भी हम कैसे उसी यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। अंतर क्या
अंतर पर आधारित प्रश्नों को। इसी प्रकार हम आपको आगे बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर वाले क्वेश्चन होंगे छात्रों, वो भी पूरे यूनिटरी मेथड से ही आगे हल हो जाते हैं, आगे जाके बताएंगे। तो देखो जब हम इसको करेंगे तो 20% लाभ, 20% लाभ माने 120% में बेची। अब 10% हानि माने कितने में बेची, 90% में बेची। अब इन्हीं का डिफरेंस हमने दे दिया है अंतर, इनका अंतर 120 प्लस के हैं और 90 हानि मतलब ये माइनस के हैं। तो 120 में से 90 गए छात्रों, कितने बचे 30, मतलब 30% की जो वैल्यू है 30%, इनका अंतर 30% है और रुपयों में वही अंतर कितना है 150 रुपया। तो हम कहेंगे 30% की वैल्यू कितनी है छात्रों 150 रुपया। तो हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य। बता चुके क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानते लाभ हानि वाले प्रश्नों में 100%। तो 30% का मान 150 रुपया है, तो 100% का मान कितना होगा छात्रों x। और जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा हमें, 30x बराबर 150 गुणा 100। x का मान निकाल रहे होंगे तो 100 कहाँ होगा नीचे, और जब हम इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे 30 कहाँ रहे होंगे नीचे, 30 पंचे 150, तो x का मान कितना निकल के आ रहा हो 500 रुपया। और ये 500 रुपया क्या निकल के आया होगा, क्रय मूल्य। क्यों निकल के आया होगा क्रय मूल्य, क्योंकि हमने यहां जब हमने यूनिटरी मेथड लगाई तो हमने 100% का मान निकाला है। 100% हमेशा होता क्या, क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य कितना है 500। अब तो आप कुछ भी निकाल सकते, यदि वो इसमें यहां भी पूरे के पूरे मान निकालते चले जाते, इससे भी निकाल सकते। नहीं तो फिर ऐसा कि यदि आपने क्रय मूल्य निकाल दिया, अब वो कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य निकाल दिया 20% लाभ पर बेची, वो कितने बेची, तो हम फिर से यूनिटरी लगाएंगे। कैसे करेंगे, क्रय मूल्य को 100% का मान कितना है 500 रुपया, तो लाभ पे जो बेची है तो 120% का मान x, फिर वही त्रिगुणा जब आप कर रहे होंगे तो 120 का गुणा हो रहा होगा 500 में, और 100 आ रहे होंगे कहां बटे में, 100 से ये 500 5 बार कट गए, 12 पंचे 60। यदि उसने प्रश्न मतलब ऐसा कर दिया है कि 20% लाभ पर जो बेची है वो कितने में बेची है, तो छात्रों वो 600 रुपया में बेची है। यदि इसी में कह रहे होते कि 10% हानि पर बेची है, वो कितने में बेची है, तो जब 10% हानि का कह रहे होते तो हम यहाँ क्रय मूल्य 100% निकला, 100% का मान 500, तो हानि 100 में से घटाते हैं तो 90% का मान x। और जब आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो यहाँ आ रहा होगा 500 गुणा 90 बटी 100 कहाँ आ रहे होंगे नीचे, 200 में कैंसिल आउट हो रहे होंगे, और यहाँ 90 पंचे कितने आ रहे होंगे 450 रुपया। ये यदि ऐसा प्रश्न वो करते कि 10% हानि पर बेची, वो कितने में बेची है, तो वो छात्रों कितने में बेची है 450 रुपया में बेची है। समझ पा रहे होंगे आप। आगे देखते हैं कि इसी यूनिटरी मेथड से, इसी एक एक नियम वाली विधि से हम जो बेसिक प्रश्न होते हैं किसके, अंकित मूल्य बट्टा छूट परसेंट वाले जो प्रश्न होते हैं, पहले आप इसको समझ लो। अंकित मूल्य मतलब या सूची मूल्य, या इसी को हम कहते हैं छात्रों प्रिंट रेट। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंट रेट। एक ही बात है। जब आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चन लिखे आ जाते कि वहां लिखा है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या लिखा है, अग्र संख्या, ऋण संख्या लिखा है, और अपन जानते नहीं कि यार ये अग्र और ऋण संख्या क्या कहलाती। छात्रों जब आप पेपर में उसका इंग्लिश वर्जन देख रहे होते हैं, वहां प्राइम नंबर लिखा होगा, इंग्लिश में नहीं बदल सकते, उसको प्राइम नंबर ही लिखेंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य सूची मूल्य प्रिंट रेट कहलाता है छात्रों। जो किसी वस्तु पर हम बाजार में हम खरीदने के लिए जाते हैं, हम बात करते हैं कि इस पे कितना डिस्काउंट है, कितनी छूट इस पर हमें मिलना है, तो वो कहता है कि भाई 20% का बट्टा है या 20% का डिस्काउंट है। छात्रों वो परसेंटेज में उसी को हम बट्टा कहते हैं और हिंदी में उसी को छूट कहते हैं। और जो उस वस्तु पर मूल्य जो लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, फिर प्रिंट रेट हम कहते हैं। ठीक है, अब वो यहां भी 3 चीजें हैं, यहां भी आपको निकालने के लिए कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। अंकित मूल्य 1, बट्टा परसेंट का यदि उन्होंने कह दिया, या इसी को कह दिया कि छूट रुपयों में कितनी है या छूट परसेंट कितनी है। ठीक है, और तीसरी चीज यहां निकालने को होती है कि वो बिकेगी कितने में, उसका विक्रय मूल्य क्या है। बस यहां भी यही 3 चीजें हैं। तो जैसा हमने लाभ हानि परसेंट में बताया था छात्रों, बिल्कुल वैसा ही का वैसा यहां है। इसमें केवल एक चीज का हमें ध्यान रखना है, और वो चीज क्या है, यहां अंकित मूल्य को कितना माना जाता है
100%। ठीक है, बस। अब यहां प्रश्न कैसे आते हैं बता रहे हैं आपको। ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे उन्होंने कह दिया कि किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है वो है 5,000 रुपया। ठीक है, यदि यह बाजार में 20% की छूट पर या 20% की डिस्काउंट पर या 20% के बट्टे पर उपलब्ध है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में बिकेगी। तो एक मेथड तो वही है विदाउट पेन पेपर की, जो हमने अभी बताया था, सरल प्रश्नों में लग जाती कि दशमलव दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव रख दो तो 10% निकल आता। तो 5,000 का 10% 500, 10% 500 तो 20% 1,000। 5,000 में से 1,000 की छूट घटा दो, 4,000 में बिक जाएगी। पर सभी प्रश्न इतनी जनरली ऐसे आसानी से हल होने वाले नहीं होते और न ही एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, अब आपको कैसे प्रश्न पूछता है, छात्र कॉन्सेप्ट यही लगता है, डाटा बदल जाते, डाटा कुछ कठिन आएंगे आपके, डेसिमल में आंसर आएंगे, फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपके आंसर आएंगे, बस इतना होता है। ठीक है, अंकित मूल्य है जैसे 5,000 रुपया, तो देखो यहां से हमें यूनिटरी में एक समीकरण बनाना होता है। तो हमें पता है कि हम अंकित मूल्य को 100% मानते हैं, मतलब वो कह रहे हैं 100% का मान कितना है 5,000 रुपया। अब यहाँ 20% छूट पर वो वस्तु बिकी है, छात्रों बट्टे की दर ऋणात्मक होती है। जैसे ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर धनात्मक होती है, कभी यदि आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए कि बट्टे की दर होती है पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा ऋणात्मक धनात्मक दोनों, चौथा नॉन डिवीजन में से कोई नहीं, तो आप कहोगे बट्टे की दर ऋणात्मक होती है, ब्याज की दर धनात्मक होती है, कोई भी प्रकार का ब्याज हो। ठीक है, तो 100% अंकित मूल्य को हमेशा इसमें 100% मानते। 100% की वैल्यू कितनी है छात्रों 5,000 रुपया। अब 20% की छूट पर बिकी है, मतलब दुकानदार ने 20% कम कर दी, बट्टे की दर ऋणात्मक, 100 में से 20 हमेशा घटाना है इसमें से बट्टे वाले प्रश्नों में। तो ये 80% में उसने बेची है, तो कितने में बेची x रुपया में, परसेंट के नीचे परसेंट, रुपया के नीचे रुपया, तो गुणा यहाँ कर दो। जब हम यहाँ कर रहे होंगे तो 100x बराबर कितना आ रहा होगा 80 गुणा 5,000, और जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो 80 गुणा 5,000 और 100 कहाँ आ रहे होंगे बटे में, 2 शून्य से 2 शून्य कट रहे होंगे, x बराबर 8 पंचे 40 और 2 शून्य, हमने आंसर निकाल दिया। मतलब यदि किसी वस्तु पर प्रिंट रेट 5,000 रुपया डले हैं और ये 20% के बट्टे पर दुकानदार दे रहा है तो कितने में बिकेगी 4,000 में बिकेगी, हमारा आंसर हुआ 4,000 रुपया। समझ पा रहे होंगे। इसी में अब एक हमने क्या निकालना सीखा, विक्रय मूल्य। अब यदि इसी प्रश्न में हम कह दें, इसी को हम रिवर्स कर दें, क्या करने हम कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देकर या 20% का डिस्काउंट या 20% का बट्टा देकर, 20% का बट्टा देकर इसे 4,000 रुपया में बेचता है, इसे 4,000 रुपया में बेचता है। उसका अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या है, उसका अंकित मूल्य क्या है, मतलब वस्तु पर कितने रुपया प्रिंट थे कि उसने 20% का डिस्काउंट देकर ग्राहक को और 4,000 में बेच दिया है। तो हम कैसे करते, अब ये 4,000 क्या है, ध्यान देना 4,000 ये विक्रय मूल्य है, 4,000 में बेचता है, तो उसने कितने में बेची है। अब यहां आपको पता करना है, अंकित मूल्य को हमेशा कितना मानते 100%, माने 100% की वैल्यू तो हमें फाइंड करना, 100% का मान तो हमें निकालना है। अब एक समीकरण लेकिन हमें बनाना है, तो 20% का बट्टा देकर 4,000 में बेचता है, मतलब 20% बट्टा कभी भी लिखा 100 में से घटाओ, मतलब 80% में बेची है उसने कितने में 4,000 रुपया में, 100 में से 20 गए, 80% में बेची है कितने में 80% में बेची है 4,000 रुपया में। तो अंकित मूल्य 100% का मान x, अंकित मूल्य निकल आएगा, अंकित मूल्य परसेंट में 100%, रुपयों में कितना है हम निकाल सकते, यहां त्रिगुणा कर रहे होंगे तो 80x बराबर आ रहा होगा 4,000 गुणा 100, अब x का मान निकाल रहे होंगे तो 80 यहां आ रहा होगा। ठीक है, शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट कर दिया, 8 पंचे 40, 2 शून्य बचे 500, x बराबर आ गया 500 गुणा 10, मतलब 500 गुणा 10 कितना आएगा 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया ये कौन सा मूल्य निकल आया, अंकित मूल्य। यही पूछा था अंकित मूल्य छात्रों, 5,000 आंसर होगा।
5,000 प्रिंट रेट होगा उसका, 20% की छूट, मान 1,000 की छूट दे दी और कितने में बेच दी, 4,000 में बेच दी। ठीक है छात्रों, अब इसमें बट्टा की दर भी अपन निकाल सकते इसी मेथड से। बट्टे की दर उसको कैसा हम करेंगे, ऐसा ही प्रश्न ऐसा ही आएगा कि कहेंगे कि 5,000 रुपया उस पर अंकित मूल्य था, मतलब प्रिंट रेट थे, अंकित मूल्य था 5,000 रुपया, उसने इसे 4,000 रुपया में किसी ग्राहक को बेच दिया, कोई वस्तु को 4,000 रुपया में बेच दिया। बट्टा परसेंट क्या रहा, या छूट परसेंट क्या रहा, या डिस्काउंट परसेंट क्या था। ठीक है, इसको भी हम कैसे बढ़ाएंगे, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो कैसे, एक तो आप मैं डायरेक्ट में डिस्काउंट निकाल दूं। कैसे निकालोगे, देखो अंकित मूल्य दिया है 5,000, सबसे पहले दिमाग ये लगाया जाता है इन प्रश्नों में कि हम एक समीकरण, पहला समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक समीकरण तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इन प्रश्नों में हम बट्टे को अंकित मूल्य को 100% मानते, 100% का मान कितना दिया है, 5,000 रुपया। 100% का मान कितना दिया, 5,000 रुपया। और यदि आप तुम्हें सीधा डिस्काउंट निकालना है तो यहां देख लो रुपयों में डिस्काउंट कितना है, 5,000 उस पर डले थे, 4,000 वस्तु बिकी है, तो कितना रुपया उसने कम कर दिया दुकानदार ने, 1,000 रुपया कम कर दिया। 1,000 यहां लिखेंगे रुपया के नीचे रुपया। अब रुपयों में वही 1,000 है, देखो 1,000 रुपया छूट तो है, बट्टा तो है डिस्काउंट, तो रुपयों में वो 1,000 है, लेकिन परसेंट में कितना है, तो हम कहेंगे X%, परसेंट के नीचे परसेंट बराबर लगाओ, बट्टा निकल आएगा। कैसा निकल के आएगा, 5,000 X बराबर 100 गुणा 1,000। जब आप यहां से X का मान निकाल रहे होंगे तो 100 गुणा 1,000 बटे 5,000 कहां आ रहा होगा, नीचे 3 शून्य से 3 शून्य कट रहे होंगे, तो X का मान कितना आ रहा होगा, 100 बटे 5, और 5 से जब हम कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 20%, मतलब इसका डिस्काउंट या बट्टा हमारा आंसर कितना निकल गया, 20%। मतलब देखो एक ही मेथड से हमने लाभ हानि परसेंट, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टा परसेंट, और छात्रों यहां से बहुत कुछ कठिन प्रश्न होते हैं फंसे हुए कि कितने परसेंट अंकित मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, मतलब मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, कितनी छूट देने के बाद भी इतना लाभ हो। छात्रों ऐसे पूरे के पूरे प्रश्न, बिल्कुल यदि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो पूरे के पूरे प्रश्न इसी मेथड से बन जाते हैं। छात्रों गणित पढ़ाने में समय ज्यादा लगता है, हम बहुत अच्छी गणित आपको तैयार करवा देंगे, बस आप हमें एक मौका दें। हम हमारे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसके बाद, अब चूंकि वीडियो लंबा जा रहा है, कुछ समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए अभी हमने आपको अंकित मूल्य बट्टा तक बता दिया। छात्रों इसी मेथड से, यूनिटरी मेथड से ही हम आपको बताएंगे कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रश्न भी इसी से हल कर दिए जाते हैं। छात्रों ये बहुत अच्छी विधि है, आप जिस भी विधि से निकालते हैं अच्छी बात है। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आगे अगले जो वीडियो रहेंगे वो मैथ्स के हम आपको लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे, एमपी पुलिस भर्ती और टीचर भर्ती या एमपीपीबी या अन्य एग्जाम के हिसाब से। धन्यवाद।